तो पिछली बार हमने देखा था कि बोहेमिया के राजा की दुनिया एक तस्वीर की वजह से उथल-पुथल होने वाली थी और उसे वापस लाने का काम दिया गया था शर्लॉक होम्स को। तस्वीर एक महिला के पास थी, आइरीन एडलर। और आइरीन एडलर कोई आम महिला नहीं थी। राजा ने खुद होम्स को चेतावनी दी थी, है ना, कि चेहरा दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का और दिमाग सबसे दृढ़ पुरुष का। हाँ, तो यहाँ सवाल सिर्फ चोरी का नहीं था। ये तो दो बहुत तेज दिमागों के बीच एक शतरंज की बाजी थी। होम्स की पहली चाल क्या होगी, यही देखना सबसे दिलचस्प था। और उनकी पहली चाल वाकई हैरान करने वाली है। वो सीधे ब्राइनी लॉज यानी आइरीन के घर नहीं जाते। सुबह निकलते हैं और जब शाम को लौटते हैं तो वॉटसन उन्हें पहचान तक नहीं पाते। बिल्कुल। वो एक अस्तबल में काम करने वाले नशे में धुत साइंस के भेष में होते हैं। मुझे हमेशा लगता है होम्स सीधे किसी नौकर से भी तो बात कर सकते थे, अस्तबल ही क्यों चुना? यही तो होम्स की खासियत है। देखो, वो जानते थे कि समाज के ऊपरी तबके की जानकारी अक्सर सबसे निचले तबके के पास होती है, जहां कोई ध्यान भी नहीं देता। अच्छा। साइंस, कैब ड्राइवर, ये वो लोग हैं जो शहर की नब्ज जानते हैं। वो एक तरह से अदृश्य होते हैं, सब कुछ सुनते हैं और लोग उनके सामने खुलकर बात करते हैं। होम्स ने जानकारी के उस सोर्स को पकड़ा जहां कोई और जाने की सोचता भी नहीं। मतलब ये सिर्फ भेष बदलना नहीं था। नहीं, ये सामाजिक मनोविज्ञान का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल था। और ये काम कर गया। उन्हें आइरीन की दिनचर्या के बारे में सब पता चल जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो तो मामले को एक नया ही मोड़ दे देती है। बिल्कुल। उन्हें पता चलता है कि आइरीन की जिंदगी में एक और शख्स है, गॉडफ्रे नॉर्टन नाम का एक वकील। हाँ। वो हर दिन उनसे मिलने आता है और अस्तबल के लोगों का जो गपशप का नेटवर्क है वो बताता है कि दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। अब ये मामला सिर्फ एक राजा और उसकी पूर्व प्रेमिका का नहीं रहा, एक तीसरा और शायद सबसे अहम खिलाड़ी मैदान में आ चुका था। और जैसे ही ये जानकारी मिलती है, कहानी अचानक रफ्तार पकड़ लेती है। होम्स अभी निगरानी कर ही रहे होते हैं कि गॉडफ्रे नॉर्टन हड़बड़ी में घर से निकलते हैं, एक कैब पकड़ते हैं और कहते हैं सेंट मोनिका चर्च, 20 मिनट में पहुंचो, आधा गिन्नी इनाम मिलेगा। और कुछ ही देर बाद आइरीन एडलर भी अपनी शानदार बग्गी में निकलती हैं और वही आदेश देती हैं, सेंट मोनिका चर्च, 20 मिनट में पहुंचने पर 1 गिन्नी इनाम। एक ही जगह, एक ही हड़बड़ी। हाँ, किसी गुप्त मुलाकात जैसा लग रहा था, शायद कोई सौदा, कोई खतरा। लेकिन चर्च के अंदर जो हुआ उसकी उम्मीद तो मुझे लगता है होम्स को भी नहीं थी। हाँ, चर्च के अंदर कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ आइलीमन, गॉडफ्रे और एक पादरी। होम्स दरवाजे पे खड़े थे उस साइज के भेष में, और उन्हें पता चलता है कि वो एक शादी के बीच में आ गए हैं। लेकिन एक कानूनी अड़चन थी। क्या? शादी के लिए एक गवाह चाहिए था। हाँ। और वहां कोई नहीं था। और तभी उनकी नजर पड़ती है दरवाजे पर खड़े उस अस्त-व्यस्त साइज पर, यानी होम्स पर। हाँ, गॉडफ्रे नॉर्टन उन्हें अंदर खींच लेते हैं। सोचिए जरा, शर्लॉक होम्स, जिन्हें उस महिला की जिंदगी में भूचाल लाने के लिए काम पर रखा गया था, वो अनजाने में उसी की शादी के कानूनी गवाह बन जाते हैं। ये तो कमाल की विडंबना है ना? जिस रिश्ते को वो शायद तोड़ना चाहते थे, अनजाने में उसी को कानूनी मान्यता दे रहे थे। और इस काम के लिए आइरीन उन्हें 1 गिन्नी भी देती हैं। ये वाकई कमाल का ट्विस्ट था। लेकिन एक मिनट, मुझे लगा था कि शादी के बाद तो मामला शांत हो जाना चाहिए। अब वो एक सम्मानित शादीशुदा महिला हैं, वो राजा को क्यों परेशान करेंगी? लेकिन होम्स का मानना था कि इससे खतरा और बढ़ गया। ये थोड़ा उलझाने वाला है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। होम्स समझते थे कि अब मकसद बदल गया है। पहले तस्वीर ब्लैकमेल का जरिया हो सकती थी, पैसे के लिए या शायद ताकत के लिए। लेकिन अब एक शादीशुदा महिला जो अपने पति से प्यार करती है, वो तस्वीर का इस्तेमाल पैसे के लिए तो नहीं करेगी। तो फिर? हो सकता है वो उसे राजा की मंगेतर को सिर्फ ये बताने के लिए भेजे, जिससे तुम शादी कर रही हो वो मेरा था। अब ये वित्तीय ब्लैकमेल नहीं, बल्कि व्यक्तिगत गौरव और शायद जलन का मामला बन गया था। और भावनात्मक वजह हमेशा ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित होती हैं। अच्छा, अब समझ आया। दांव वाकई ऊंचा हो गया था। तो अब एक नई योजना की जरूरत थी, और इस बार होम्स ने वॉटसन को भी शामिल किया। और योजना भी क्या थी? बड़ी नाटकीय। बिल्कुल। होम्स की योजनाएं अक्सर किसी थिएटर के सीन जैसी होती हैं। उन्होंने वॉटसन को साफ निर्देश दिए।
उन्हें ब्राइनी लॉज के बाहर इंतजार करना था। जैसे ही होम्स अंदर से इशारा करेंगे, वॉटसन को एक प्लम्बर का स्मोक रॉकेट, मतलब धुआं करने वाला पटाखा, हाँ, बैठक की खिड़की से अंदर फेंकना था और जोर जोर से आग आग चिल्लाना था। लेकिन क्या ये योजना थोड़ी ज्यादा जटिल और जोखिम भरी नहीं थी? इतने सारे लोगों को शामिल करना, एक नकली लड़ाई करवाना, इसमें कुछ भी गलत हो सकता था। क्या ये होम्स का अहंकार था या ये सब सच में जरूरी था? ओह, मुझे लगता है दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा था। होम्स एक शोमैन भी थे, उन्हें अपने काम में कलात्मकता पसंद थी, लेकिन ये जरूरी भी था। वो आयरीन को सोचने का मौका नहीं देना चाहते थे। वो एक ऐसी अराजकता पैदा करना चाहते थे जहां तर्क काम करना बंद कर दे और सिर्फ सहज प्रवृत्ति, मतलब इंस्टिंक्ट, हावी हो जाए। अच्छा, एक सीधी साधी चोरी में पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन इस मनोवैज्ञानिक चाल में आयरीन खुद ही अपना राज उगलने वाली थी। तो योजना के मुताबिक होम्स एक बार फिर भेष बदलते हैं, इस बार एक सीधे साधे बूढ़े पादरी का। और जब आयरीन एडलर घर पहुंचती हैं, तो सड़क पर उनके इंतजार में खड़े कुछ लोग एक नकली लड़ाई शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई बहुत सावधानी से रची गई थी। पादरी के भेष में होम्स आयरीन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सिर पर चोट लग गई है। वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये सब इतना असली लगता है। वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। भीड़ में मौजूद होम्स के ही लोग चिल्लाते हैं कि पादरी को अस्पताल ले जाओ, लेकिन आयरीन जिद करती हैं कि नहीं, उन्हें उनके घर के अंदर ले जाया जाए। और बस होम्स का आधा काम हो गया। उन्हें ठीक उसी जगह ले जाया जाता है जहां वो पहुंचना चाहते थे, आयरीन एडलर के बैठक के कमरे में। उन्हें सोफे पर लिटा दिया जाता है। हाँ, और आयरीन ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने को कहती हैं। वो अनजाने में वॉटसन के लिए रास्ता बना देती हैं। जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। होम्स अंदर लेटे हैं, कमजोर होने का नाटक कर रहे हैं। वो वॉटसन को इशारा करते हैं और फिर शुरू होता है असली ड्रामा। वॉटसन स्मोक रॉकेट अंदर फेंकते हैं, आग चिल्लाते हैं, और सड़क पर मौजूद होम्स के साथी भी आग आग का शोर मचाने लगते हैं। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार, पूरी अफरा तफरी। और ठीक वही होता है जिसका होम्स ने अनुमान लगाया था। बिल्कुल। उनकी पूरी योजना मनोविज्ञान के एक बहुत सरल सिद्धांत पर आधारित थी। संकट के समय इंसान अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन क्या ये थोड़ा स्त्रीद्वेषी नहीं है? मतलब ये मान लेना कि एक महिला संकट में हमेशा एक ही तरह से प्रतिक्रिया देगी, अपनी सबसे कीमती वस्तु की तरफ भागेगी। क्या होम्स यहाँ आयरीन को कमा कर रहे थे? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ, ये उस समय की एक आम धारणा पर आधारित था और इसमें एक तरह का पूर्वाग्रह जरूर था। होम्स एक ऐसे समाज से आते थे जहां महिलाओं को अक्सर तर्क से ज्यादा भावनाओं से चलने वाला माना जाता था। लेकिन विडंबना यह है कि उनका ये पूर्वाग्रह यहाँ काम कर गया। अच्छा। धुएं और शोर के बीच आयरीन एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वो सीधे दीवार में गुप्त पैनल की तरफ भागती हैं, उससे खोलती हैं और तस्वीर निकालने की कोशिश करती हैं। बस होम्स को यही देखना था। उन्हें पता चल गया कि तस्वीर कहाँ है। उनका मिशन कामयाब हो गया था। वो तस्वीर उसी वक्त नहीं ले सकते थे क्योंकि इससे उनका भेष खुल जाता। लेकिन अब तो ये सिर्फ एक औपचारिकता बाकी थी। हाँ, वो जल्दी से ठीक होने का नाटक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वॉटसन से मिलकर वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि से द वुमन को मात दी दी थी। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वो राजा के साथ आएंगे और तस्वीर हासिल कर लेंगे। खेल खत्म हो चुका था, या ऐसा उन्हें लग रहा था। तो ऐसा लगता है कि ये एक शानदार जीत थी। मामला सुलझ गया। होम्स ने साबित कर दिया कि वो सबसे चतुर है। लेकिन जब वो और वॉटसन अपने घर 221 बी बेकर स्ट्रीट लौट रहे होते हैं, तब कहानी में एक आखिरी और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। वे अपने दरवाजे पर पहुंचती ही हैं कि एक पतला दुबला नौजवान उनके पास से गुजरता है और एक बहुत ही साधारण सी बात कहता है, शुभ रात्रि मिस्टर शर्लॉक होम्स। होम्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस आवाज को पहचानते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि किसकी है। वो हैरान है। कोई उनके भेष के आर पार देख गया था। कोई उन्हें पहचान गया था। बिल्कुल। जिस शिकारी ने पूरे दिन दूसरों पर नजर रखी, उन्हें धोखा दिया, वो खुद किसी का शिकार बन चुका था। हाँ, ये उस पूरी बाजी का चरमोत्कर्ष है। होम्स की पूरी योजना उनकी निरीक्षण करने और छिपे रहने की क्षमता पर निर्भर थी। लेकिन तब क्या होता है जब आपका विरोधी भी उतना ही चौकस हो?
जब वो आपके ही तरीकों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करे? और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। होम्स ने सोचा था कि उन्होंने आयरीन एडलर के मनोविज्ञान को पढ़ लिया है, लेकिन शायद वो उनकी असली क्षमता को पहचानने में नाकाम रहे। ऐसा लगता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।